शुरू करिए। हाँ शुरू कर। नाम सल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माज़रत साफ़ी हज़रात, स्टेज पर मेरे साथ बैठे हुए मुख्तलिफ शख्सियात और हाल में बैठे हुए सामीन, अस्सलामु अलैकुम। अवलन मैं तमाम साफ़ी हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैंने कल ही प्रेस क्लब के सदर को बादरिया फ़ोन ये गुजारिश की थी कि मौजूदा इलेक्शन के हवाले से कल मैं चंद ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ। वो आप तशरीफ़ लाएँ, वो तशरीफ़ लाए। साथ ही मैंने चंद बुज़ुर्गों को भी दावत दी थी। सब लोगों को इसलिए नहीं बुला सका कि ये कोई बड़ी मीटिंग नहीं है, जलसा नहीं है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है वो बड़ी महदूद होती है, उसमें सवाल व जवाब होते हैं, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला होता है वो अपना नुक्ता नज़र पेश करना चाहता है। अलगर्ज मैं तमाम हज़रात का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। सामीन मोहतरम, जैसा कि आपको इल्म है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबात 25 जुलाई को हो रहे हैं, और इंतखाबात जो हैं वो उसकी गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। उसी इलेक्शन के सिलसिला में कल पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब भी यहाँ तशरीफ़ लाए हुए थे। उन्होंने भी एक जलसे से खिताब किया है। तो आज जो बात मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ वो ये है, इस हल्का इंतखाब पर अल्लाह का करम नवाजी रही कि 1934 से लेकर 46 तक रियासत जम्मू कश्मीर, उसके बाद आज़ाद कश्मीर में चूंकि वोट का हक तो नहीं था, बिडी निज़ाम था, लेकिन 1970 में पहली बार यहाँ वोट का हक दिया गया और सरदार सिकंदर अयाज खान साहब यहाँ से बासित मेंबर असम्बली मुंतखब हुए और सदारती तर्ज हुकूमत में फिर वो वज़ीर बने, और वज़ीर बनने के बाद जो कुछ उन्होंने किया वो आपके सामने। उसके बाद 1985 में उनको अल्लाह ताला ने दोबारा मौका दिया कि वो आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म बने, और वज़ीर आज़म बनने के बाद भी जो कुछ आज़ाद कश्मीर में हुआ, यहाँ हुआ, वो सब लोगों की नज़रों में है, उसको मैं गिनना। इलेक्शन जो है, इस इलेक्शन में यहाँ पर कुछ थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा हो गया था। 1.5 साल पहले यहाँ पर ये बात चली कि या शायद सरदार नईम साहब ने तग्याल बरादरी को बुलाकर कोई इलेक्शन नहीं लड़ेगा, तो आप में से कोई इलेक्शन लड़े या कोई एक आदमी आप मुंतखब करें, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। गोया ये रहबर कमेटी और उनके दरमियान की सिकंदर साहब की बात मैं नहीं करता हूँ, वो बड़े आदमी हैं, उनके पास इख्तियार है जो बात कहें अदब एहतराम के लिहाज से, और सियासी जमातों के लिहाज से भी वो किसी के मरून मिन्नत नहीं है, उनकी एक अपनी शख्सियत। लेकिन निचली सतह पर जो सरदार नईम साहब या फारूक सिकंदर साहब ने जो बात कही, उसकी अवाम इलाका या पार्टी को उसकी हमायत हासिल नहीं थी, ये उनकी ज़ाती राय थी। मेरे पास सरदार मनीर साहब, सरदार बशीर साहब, वहीदुज़्ज़मान, नार डबसी वाले, ये 6-7 आदमी के, इन्होंने कहा जी कि हमें सरदार नईम साहब ने बुला के ये कहा है
تو آپ کو ہم یہ بات بتانا چاہتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو میں نے کہا یہ ان کی ذاتی رائے ہے، سردار نعیم صاحب کو اس بات کا اختیار نہیں ہے۔ بہرحال قصہ مختصر، انہوں نے ان کو نامینیٹ بھی کیا، لیکن بعد میں جب لوگوں نے رد عمل ظاہر کیا اور پھر علاقہ کے لوگ جو تھے، ہماری پارٹی کے لوگ چھوڑ کر دوسری پارٹیوں میں جانے لگے کہ آپ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے، تو بعد میں شاید یہ فیصلہ چینج ہوا اور اب اس حلقہ انتخاب کی جو سیاسی صورتحال ہے اس میں 4-5 پارٹیاں بھی حصہ لے رہی ہیں اور 12 یا 14 آدمی جو ہیں وہ امیدوار یہاں سے کھڑے ہیں۔ میں جو بات یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ 2 تاریخ تک تو یہ واضح ہی نہیں تھا کہ اس حلقہ انتخاب میں امیدوار کون ہے، کیونکہ ٹکٹ خضر صاحب کے پاس تھا، کاغذات انہوں نے بھی داخل کروائے ہوئے تھے اور سردار نعیم صاحب کے کاغذات بھی تھے اور شاید ان کے صاحبزادے نے بھی کاغذات داخل کرائے ہوئے تھے۔ بعد میں فاروق سکندر صاحب نے بھی کاغذ داخل کروائے، لیکن 2 تاریخ کو واضح ہوا کہ فاروق سکندر صاحب نے بھی کاغذ واپس لیے اور پھر عمیر نعیم نے بھی شاید واپس لیے، خضر صاحب باسط آزاد امیدوار اور سردار نعیم صاحب جو میری معلومات ہے وہ اس حلقہ انتخاب سے مسلم کانفرنس کے امیدوار ہیں۔ ایک بات میں یہاں سب لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں، سردار حبیب اللہ صاحب آپ ہیں، ڈاکٹر عزیز صاحب، ذوالفقار صاحب، مجید صاحب، آپ سب لوگ، میری سردار نعیم صاحب سے کوئی 1 مہینے سے کوئی ملاقات نہیں، کہیں یہ تاثر نہ لیا جائے کہ جی اس نے نعیم صاحب سے ملاقات کر کے یا کوئی ڈیل کر کے یہ پریس کانفرنس کر رہا ہے۔ 1 مہینے سے میری سردار نعیم صاحب سے کوئی ملاقات نہیں، وہ اپنے کاموں میں مصروف تھے، میں اپنی جگہ کوٹلی میں، فاروق سکندر صاحب الیکشن لڑ رہے تھے، میں ادھر چلا گیا، اور نہ ہی ان کے کسی فیملی ممبر سے میری ملاقات۔ فیملی ممبر سے مراد ان کے بیٹے، ہاں ایک بیٹا ان کا جو ڈاکٹر ہے وہ ایک دن ویسے ادھر نیچے پہلی کھنار میں گئے ہوئے تھے، راستے آتے ہوئے میرے گھر بیٹھے خیر کریے دریافت ہوئی، تو اس لیے یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ میں جو بات آئی یہاں کر رہا ہوں وہ شاید ان سے مل کے کر رہا ہوں یا ڈیل کر کے کر رہا ہوں، قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ جو چیز میں نے آپ کو بتائی ہے اس پر میرے اور ان کے درمیان اختلاف رائے تھا، یہاں سے جو ہے وہ سیٹ نہیں بنتی ہے، تو اس لیے اس معاملے پر میرا اور ان کے درمیان تھوڑا سا ڈیڈلاک بھی تھا، اختلاف رائے بھی تھی۔ اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس سلسلے میں میرے ساتھ منسلک تھے، میرے پاس آتے جاتے رہے ہیں، جس طرح کہ یہ مجید صاحب بیٹھے ہیں، باقی لوگ بیٹھے ہیں، تو ان کا زور تھا کہ جی آپ کو کوئی فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو پھر صحافی حضرات، بزرگوں، ہم نے لوگوں سے مشاورت کی، لوگوں سے کنسنسس پیدا کرنے کی صورت کی کہ ہمیں اس الیکشن میں کرنا کیا چاہیے۔ تو پھر جو بات ہمارے سامنے مشاورت کی صورت میں آئی، جو لوگوں نے اپنی رائے دی، وہ رائے یہ دی کہ اس حلقہ انتخاب میں سردار سکندر حیات کی قومی خدمات کے پیش نظر، ان کے خاندان کے جو ہے یہاں کارنامے ہیں اس کے پیش نظر، اور یہاں پر جو اس وقت موجودہ اسمبلی کے میں جن لوگوں نے کاغذات داخل کروائے ہوئے ہیں اس میں سب سے بہتر امیدوار سردار محمد نعیم خان ہے، لہذا ہم نے متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس الیکشن میں سردار محمد نعیم خان کی بھرپور حمایت کریں۔ یہ ہے آج کی پریس کانفرنس کا مطلب اور نیکسٹ وہ اس لیے ہم نے کیا کہ دوسرے امیدوار بھی ہمارے سامنے ہیں، مثلاً میں کسی پر تنقید نہیں کرتا، سب ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ جاوید بڈھانوی صاحب یہاں انہیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، وہ 5 سال ممبر اسمبلی رہے، 5 سال باشد ممبر اسمبلی، جو انہوں نے یہاں پر کام کیے وہ آپ لوگ سب لوگوں کے سامنے، کتنے لوگوں کے تبادلے ہوئے، کتنے لوگوں کو نوکریوں سے نکالا گیا، کتنے لوگوں کے خلاف پرچے ہوئے، کتنے لوگ جیلوں میں گئے۔ اس کے مقابلہ میں 2016 میں سردار سکندر حیات کے بیٹے کو آپ نے ووٹ دیا، فاروق سکندر یہاں سے MLA بنے۔ کوئی ایک مقدمہ کسی تھانے میں بتا دیں جو فاروق سکندر کی وجہ سے یا ہماری وجہ سے درج ہوا ہو، کوئی ایک تبادلہ اس حلقہ انتخاب میں بتا دیں جو انتقامی طور پر ہوا ہو، جس کو فاروق سکندر یا سردار نعیم یا کسی اور نے کہا ہو۔ تو لہذا
कंपेयर करने के बाद दूसरे जो लोग हैं उनको अल्लाह ताला ने मौका दिया भी नहीं, और फिर वो 2-3-4 हिस्सों में तकसीम। मुझे अफसोस है, वादा शायद था या नहीं था, लेकिन एक शिक थी कि जी फग्याल बरादरी का एक कैंडिडेट होगा। आज 3-4 इलेक्शन लड़ रहे, नून लीग का टिकट एक के पास, एक आज़ाद उम्मीदवार है, कोई पीटीआई में बैठे हुए हैं। तो गोया उन सब का अगर कंपेयर करें तो मैं समझता हूं कि मौजूदा इलेक्शन में सरदार नईम साहब का हक बनता है कि हम सब लोग उनकी मदद करें, उनको सपोर्ट करें और उनको कामयाब करें। ये है, और ये इसलिए जरूरी है। यहां लोग मेरी बात गौर से सुन लें कि सरदार नईम का मेंबर असेंबली बनना क्यों जरूरी है। वो पहले मेंबर असेंबली रह चुके हैं, वजीर भी वो रह चुके हैं, उनके भाई वजीर आजम रह चुके हैं, सदर रह चुके हैं, भतीजा उनका जो है वो वजीर रह चुका है, काउंसिल का मेंबर रह चुका है, वो खुद काउंसिल के मेंबर रह चुके हैं। अब दोबारा उनका मेंबर असेंबली बनना क्यों नागजीर है, कोई नई चीज है। लेकिन जो मैंने अंदाजा लगाया वो ये है कि इस हल्का इंतखाब में 54 किलोमीटर 54 किलोमीटर पुख्ता सड़कें जिनके टेंडर हुए, कुछ पे काम शुरू है, कुछ पे नहीं। अगर यहां कोई मजबूत एमएलए ना हुआ तो वो 54 किलोमीटर सड़कें उधर की इसी की तरह इसी रह जाएंगी। इसलिए सरदार नईम को हम कहते हैं कि उसको इलेक्शन लड़ के यहां से कामयाब होना चाहिए। फिर 12 तालीमी अदारे, उनमें से 9 जो है वो थकेला साइड में है, 3 जो है वो पड़ावा साइड में। अगर यहां मजबूत एमएलए ना हुआ तो उनकी बिल्डिंग, उनका स्टाफ बिल्कुल नहीं होगा। बड़ानवी साहब के दौर की आज रिकॉर्ड मुलाजा कर लें कि बड़ानवी साहब के दौर की सड़कों पर फारूक सिकंदर ने आके लुक डाली। बटेकुर जो जाती है सड़क, आपने डॉक्टर अजीज साहब अब लुक पड़ी है। ये जैन पाटरी वाली जो सड़क है इस पर अब लुक पड़ी है, और जो नीचे कोटरा की तरफ जा रही है उस पर भी आपने लुक डलवाई। मर्द मिजमान साहब के घर जो सड़क जाती थी उसके पर भी फारूक सिकंदर साहब के दौर में लुक पड़ी है। ये सिमटी से ऊपर जो है, और खुद बड़ानवी साहब के घर में भी जो सड़क जा गई है उस पर भी लुक जो है फारूक सिकंदर ने जो है वो मनसूबे मुकम्मल किए हैं। तो इन कामों की तकमील के सिलसिला में एक, और दूसरा तकाजा ये है कि आज सरदार सिकंदर यार की उम्र 90 साल हो गई है और वो बीमार भी हैं। तो इस बात का तकाजा बनता है कि उनकी मौजूदगी में उनकी खिदमात के पेश नज़र, रियासत आगे आई जो उनकी खिदमात के पेश नज़र उनके भाई को यहाँ से कामयाब किया जाए। तो लिहाजा मैं मुख्तलिफ लोगों के दरमियान ये काशरा रही थी कि शायद मेरे और सरदार नईम साहब के दरमियान कोई तनाज़ा है या मैं उनकी मदद नहीं कर रहा हूँ, ये बात बिल्कुल गलत है। पार्टियां अपनी अपनी, लेकिन हम उनके साथ बिल्कुल शाना बशाना खड़े हैं। इस इलेक्शन में मैं अपने तमाम अजीज व अकारब, मेरे जो दोस्त हैं, बुजुर्ग हैं, चाहने वाले कि इस इलेक्शन में वो सरदार मोहम्मद नईम खान को कामयाब करें। हर जगह मुहिम, जहां मैं बीमार आदमी हूँ हर जगह जा नहीं सकता, लेकिन फिर भी जहां जहां लोग हैं, सरदार हबीबुल्लाह साहब हैं, इनकी कदरों की वो जाके सरदार सिकंदर आजाद से पूछे। इनके सिर्फ 6-7 भाई जो हैं उनके वोट ही अगर गिनती किए जाए वो 4-5 मेजर साहब बैठे हैं, उनके भाई यहाँ बैठे हैं, नसीबुल्लाह साहब तो कुंडी से यहाँ बैठे हैं, तो रियाज साहब निजाम से बैठे हैं, सरदार मजीद साहब बैठे हैं, मजीद भी इधर बैठा है, और फिर हमारे सिटी सदर भी है, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं जुल्फकार साहब, यूथ के सदर अकलील साहब पता नहीं किधर पीछे बैठी है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये पीछे एक बड़ी लाइन है, मास्टर रियाज साहब है मैदान से, डॉक्टर अजीज साहब मंडेतर से। ये 1970 में जब इलेक्शन हुआ तो सरदार सिकंदर साहब खुद कहते हैं कि मेरे पोलिंग एजेंट डॉक्टर अजीज साहब। इसी तरह मजीद साहब बैठे हैं टंगल से। मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ असीतों में जो है ना वो नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो मैं सब लोगों से इस बात की तायीद लेना चाहता हूँ कि मेरा ये जो फैसला है कि इस इलेक्शन में सरदार नईम साहब की हमायत की जाए, क्या ये बात दुरुस्त है? सबको ये बात मंजूर है? साथी
सब देख रहे हैं कि अपनी पार्टी में दोस्त है। सब लोग मौजूदा इलेक्शन में फारूक साहब आगे आ जाएं। इस इलेक्शन में सरदार मोहम्मद नईम खान की भरपूर मदद की जाएगी और जहां जहां कमी बेची है बाद जगहों पर लोगों ने इस रद्द अमल में कि उन्होंने क्यों ये बात की कि दूसरा कोई इलेक्शन लड़े, जमातें छोड़ दी हैं, आगे पीछे चले गए हैं। मेरी उनसे भी इस्तदा होगी कि वो उनसे भी हम बात करेंगे कि हम सब लोग एक जगह पर खड़े होके ताकि ये ताबीर और तरक्की का सिलसिला जो है वो जारी सारी रहे। अब साफी ज़रात अगर आपने कोई सवाल जवाब करना हो वो किसी ने बात करनी नहीं, बात कर ले बात। पहले तो साफी ज़रात का शुक्रिया, वो हर वक्त हमारे साथ आते रहते हैं और लोगों का भी शुक्रिया कि दूर दराज से यहाँ बैठे हुए हैं। मैं क्योंकि शफीक साहब ने तफसीलन लंबी बात कर दी, अब मैं भी वही दूँ तो बात कर दी। असल में मैं हम सब एक जमात में थे और हैं भी, अभी भी उसी जमात में हैं, लेकिन बदकिस्मती से जिन नजरात को टिकट दिया गया 5 महीने हो गए, उन्होंने एक भी जमाती मीटिंग हमारी यहाँ नहीं मिली। मैं अपने साहब आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। मैं सीधे सदर था इस वक्त तक सरदार मुनीर साहब ने मेरे साथ सदर यूथ में कोई रब्ता किया हो किसी वर्कर से कि मैं इलेक्शन लड़ा रहा हूँ। मैं राजा फारूक के अंदर से भी कहना चाहता हूँ कि आपने एक ऐसे आदमी को टिकट दिया है कि जो वर्कर्स को मिलना ही नहीं चाहता। हम पर पर्चे हुए हैं, हम कत्ल केस में सजा भुगत रहे हैं और जेलें भी काटी हैं। तो हमसे मशावरत न जमात ने की, न जो जिसको टिकट दिया गया आज तक मशावरत की गई। तो हम सब ने मिलकर फैसला किया कि क्योंकि जिस तरह स्पीकर गुलाबी साहब ने कहा कि सरदार नाइम से बेहतर कोई उम्मीदवार नहीं है, तो हम गैर मशरूत उनकी हमायत करते हैं अपनी पार्टी में रहकर, और जहां हमारी ज़रूरत हुई वहां हम काम करने के लिए भी तैयार हैं और करेंगे इंशाल्लाह, और बताएंगे कि वहां टिकट गलत तकसीम किया गया। हमारा जो लीडर है आज भी नवाज शरीफ है, सरदार सिकंदर हमारे बड़े लीडर हैं, उन्हें तो हम कोई डिनाई भी नहीं कर सकता। लेकिन गलत पॉलिसी की वजह से, गलत टिकट की वजह से आज ये सारे जो लोग लीग में थे गैर मशरूत सरदार नाइम साहब करते, और मैं भी सवाल जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अच्छा शफीक साहब आपसे जी, अच्छा काबिल इज्जत खासकर मीडिया वाले जो है हर मौका पर सब आदमी यहाँ बहुत पुराने लोगों से बात बड़ी जो बात अगर ये बात और जो झूठा भी है अगर से खानदान से जो भी आते हैं इसलिए कि यहाँ किसी जाति किसी सूबे का जो इस वजह से कि इस इलाके में ये किसने बनाए, ये उस शख्सी की इलाके की रियासत जिसने एक किया, इसकी वजह से वहाँ में रहते हुए जितने कैंडिडेट हैं किसी की कोई उम्मीद नहीं है सरकार नहीं के साथ। फिर एक और बात है, सरकार ने वोट दाखिल कर दिया
के लोग वो रात लगा कर ये बहुत बड़ी पहले भी मिले रहे तो सारे काम के बाद आपकी सारी आए हुए ठीक है, मेहरबानी जी। शौकत साहब, शेख साहब बाकी खामोश है, सुनो जी। बात सुनने एक बेटे सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेजो था वो नहीं है, ये साफी तो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अच्छा को 2 मिनट का कहना चाह रहे हैं? मैं सरदार शफीक इनकलाबी साहब लोग बैठे हुए हैं, उनका पूरा मजमून हूँ। मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि 1985 से लेकर इस वक्त तक 8 इलेक्शन हो चुके हैं, ये नवा इलेक्शन है। और अभी ये जो लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने अगर माजी में आपके साथ कोई धोखा नहीं किया है तो मुस्तकबिल करीब में भी कोई धोखा नहीं करेंगे। ये भी बात है। दूसरे नंबर पर जो अगली बात है उसके बारे में, अब यहाँ कोई किसी का मुतालबा कोई कुछ नहीं है। अब हमारी जान की बाजी का मामला है, जो हम निभाएंगे वो निभा कर दिखाएंगे आपको। जैसे 2016 में 1 वोट का रुझान पोलिंग स्टेशन से आया था, 4 वोट मुस्लिमों को देते, इसका अभी आप 100% वोट वहाँ से कंसेंट कर देंगे। माशाअल्लाह। लंबी बात मैं नहीं करता हूँ, सारा बाकी सब बातों का आपको इल्म है कि क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी सरदार शफीक साहब, आपने तकरीबन सारी बातें उनका अहाता कर दिया। अब सवाल जवाब तो बनते नहीं है, लेकिन जो गुफ्तगू किया उससे ये 1-2 सवाल बनते हैं। वो ये कि आपका ये स्टैंड रहा है कि आप मुस्लिम लीग नून में हैं, तो क्या आप आज अपने रुफका के साथ बाज़ाब्ता तौर पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रहे हैं या आप सिर्फ सपोर्ट करने का ऐलान किया? एक बात ये, और दूसरा, सरदार मोहम्मद नईम खान साहब ने अपने पहले प्रोग्राम ने मनाली के मुकाम पर यह कहा था कि मेरा इलेक्शन लड़ने का इरादा इसलिए बना है कि एक तो लोग जमात छोड़कर दूसरी जमातों में जा रहे थे, तो हमने उनको संभालना था, वो हमारे वोटर सपोर्टर, हम उनको किसी के रहमो करम पर नहीं छोड़ना चाहते थे। एक बात ये थी, और दूसरा ये कि पीपल्स पार्टी के कायद हमें ललकार रहे थे कि आपने मैदान छोड़ दिया है, इसलिए हमने फैसला किया है कि हम इलेक्शन में आए। क्या यही बातें, इनसे आप इत्तेफाक करते हैं? पहली गुजारिश तो ये है, जो पहला सवाल है आपका, उस वक्त भी बात मैंने ये कही कि अगर करेलवी खानदान का कोई आदमी यहाँ से इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेता है तो फिर मैं खुद इलेक्शन में हिस्सा लूंगा, मैं खुद उम्मीदवार हूँ। यहाँ तक आपने पार्टी की बात की, बात यह है कि यहाँ पर जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में सरदार सिकंदर हयात खान साहब ने जाने का फैसला किया है, वो बड़े आदमी हैं और हम सब की इज्जत शान उन्हीं के साथ। लेकिन मसला थोड़ा सा ये है कि बहुत सारे लोगों की तादाद अभी नून लीग के अंदर है जिनके साथ हमने मशवरा नहीं किया है। मैं अभी घर से आ रहा था तो मुझे थक्याल बरादरी के 6-7 आदमी ने फोन किया, वो मुनीर साहब के साथ खड़े। उन्होंने कहा जी आप हमें छोड़ के किधर जा रहे हैं? मैंने कहा नहीं, मैं पार्टी के अंदर हूँ। तो लिहाजा मेरा पार्टी का फिलहाल का जो मकसद है, मैं बाकी लोगों से भी मुशावरत करूंगा। मैं कोई ऐसा अमल यहाँ नहीं करना चाहता कि मैं आज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शामिल हो जाऊं तो यहाँ एक अलग धड़ा बन जाए। 2011 में ये हुआ था कि मुस्लिम लीग नून बनी, यहाँ पर मुशावरत छोटे सतह पर इस दफा तो सिरे से हुई ही नहीं। हुआ ये कि चेयरमैन मीर सैन, मुमताज और नवाज 6-7 आदमी हो रहे, ये मजीद याद से बाहर नहीं है। लेकिन फिलहाल मैं मुस्लिम लीग नून के अंदर हूं, चूंकि बहुत सारे लोग जो हैं उनसे मुशावरत होना अभी जरूरी है और वो यकीनन हमारी बात मानेंगे। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि यहाँ इस वक्त हमें चाहिए वोट। अगर मनीर साहब के साथ रहते हुए वो हमारे लिए काबिल एहतराम है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर रहते हुए अगर नईम साहब को वोट मिलते हैं तो हमें ये फिक्र पैदा करने की क्या जरूरत। तो इसलिए ये सूरत जो है ना फिलहाल ये है। दूसरा आपने कहा कि जी सरदार नईम साहब ने ये बात कही थी कि
लोग पार्टियां छोड़कर जा रहे लोग हैं। पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, कम तादाद में गए हैं लोग। अगर नहीं गए हैं तो वो सरदार नईम साहब भी सुन ले, उनका बेटा भी सुन ले कि अगर मैं यहां ना खड़ा होता तो सब लोग दूसरी पार्टियों में चले जाते। मैंने ये धक्का लगाया था कि नहीं कहीं जाना, कोई ना कोई हमारा आदमी यहां से इलेक्शन में हिस्सा लेगा, और अब नईम साहब इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो इसलिए वो तो उन्होंने कहा कि लोग पार्टियां छोड़ के जा रहे हैं, या जावेद बुढ़ानवी ने ये बात की है। हमारा मौक़िफ़ थोड़ा मुख्तलिफ है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि इस हल्का इंतखाब में अगर सरदार नईम साहब इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं तो यहाँ का वाली वारिस ही कोई नहीं होगा। ये सब चीजें जो फारूक सिकंदर ने मैं दोबारा कराता हूँ शुरू की हैं, वो इधर की इधर ही पड़ी रहेंगी, तो फिर क्या फायदा होगा। दूसरी बात, जो उनको इल्म शायद होगा या नहीं होगा, शौकत अवान साहब आपने बात की कि इस हल्का इंतखाब की 70 साल तारीख, उस तारीख को कोई एक आदमी एक लफ्ज कैसे तब्दील कर सकता है। ना ये सरदार नईम के पास इख्तियार है, न किसी और के पास इख्तियार है। हाँ, सिकंदर हयात साहब बड़े आदमी हैं, उनका अगर कोई हुक्म आता है तो उसको हम देखेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल सरदार नईम साहब की हम भरपूर हिमायत कर रहे हैं। इस इलेक्शन में हम उनको कामयाब करेंगे, और इलेक्शन के बाद चूंकि वक्त नहीं है, फिर सब लोगों को बुलाएंगे। जो लोगों का फैसला होगा कि किस पार्टी में हमने जाना है, उसी में हम भी लोग भी चले जाएंगे। जी शौकत साहब। दिलफिक साहब, आपको सवाल करना चाहते यही था। सर, ये पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ नहीं है जो आप मुस्लिम लीग नून में रह के ये भी मैं बात करेंगे। पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ इसलिए नहीं है कि मुस्लिम लीग नून का टिकट यहाँ पर सरदार मनीर साहब के पास, वो आए रोज बरादरियों की मीटिंग करते, खिजर इलेक्शन लड़ेगा, नाइम आरजू लड़ेगा, पार्टी टिकट को पूछता ही कोई नहीं। क्या ये बात है यहाँ या नहीं? अभी ये तय है कि 10 तारीख को, और मैं बिल्कुल वाज़े अल्फाज में ये बात कहता हूँ, मनीर साहब मेरे उस्ताद भी रहे, बुजुर्ग हैं। 10 तारीख को उन्होंने फैसला करना है कि हम साहब ने खिजर याद की हिमायत करनी है, तो फिर पार्टी की मर्जी हो रही है, हम क्या करें। एक बात तो ये है, फिर आजाद कश्मीर में बहुत सारे हल्के हैं जहां फारूक हैदर साहब की मर्जी से एडजस्टमेंट हो रही है। डंडे में हमारी नून लीग जो है वो लतीफ अकबर के साथ खड़ी, इसलिए ये नहीं है इलाके की सूरत हाल के पीछे नजर। हाँ, यहाँ स्ट्रांग उम्मीदवार अगर सरदार नईम साहब के मुकाबले में राजा फारूक हैदर देते तो हम उनकी पैरवी करते, लेकिन कमजोर उम्मीदवार, और फिर उस उम्मीदवार का पता भी नहीं वो किधर जाएंगे, तो इसलिए पार्टी टिकट की ये खिलाफवर्जी नहीं है। सर, जिस तरह आपने कहा कि यहाँ से कोई मजबूत उम्मीदवार देते तो हम उनकी मुस्लिम लीग नून की हिमायत करते हैं, ठीक है, तो अगर उसके मुकाबले में करेलवी खानदान का ही कोई आदमी फिर आता तो क्या आप मुखालफत करते उसकी? नून लीग में नहीं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से जैसे करेलवी खानदान का आप सरदार नईम साहब है, ठीक है, तो जिस तरह आपने कहा है कि अगर कोई मजबूत कैंडिडेट यहाँ मुस्लिम लीग नून का होता तो हम उसकी हिमायत करते, बिल्कुल करते। तो क्या आप करेलवी खानदान की मुखालफत करते? इस हद तक देते कि ये करेलवी खानदान से बेहतर उम्मीदवार फारूक हैदर ने खड़ा किया तो हम उसकी हिमायत करते। लेकिन करेलवी खानदान काम करता है तो हमें पेंशन तो नहीं देता है, काम करता है तो हम हिमायत करते हैं। ये सारे लोग क्यों करेलवी खानदान का नाम लेते हैं? इसलिए कि वो काम करते हैं। यहाँ जितने लोगों को मौका मिला मुख्तलिफ पार्टियों में 8-8, 9-9 दफा गए, उन्होंने क्या किया? हाँ, एक बात आपने कही, मुझे खुद राजा फारूक हैदर साहब ने कश्मीर हाउस में बुला के, मैं आज यहाँ ये बात बताता हूँ, उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप नून लीग का टिकट लें और वहां से इलेक्शन लड़े तो क्या सूरत है? तो मैंने उनको कहा कि राय साहब एक बात ज़हन से निकाल दें कि मेरा कंधा करेलवी खानदान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो। अगर आप टिकट दे नहीं गए मुझे तो ये नहीं होगा। दूसरा, मैं ऐसा आदमी हूँ, देखिए आज के ज़माने में मैं अपनी तारीफ नहीं करता हूँ। 12 तारीख को सरदार सदर याद खान साहब ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पुरानी जमात, मैं 14 तारीख को यहाँ से गया, मैं कोटली उनसे मिला, और फिर मैं 19 तारीख को फारूक हैदर के पास गया और मैंने अपना इस्तीफा फारूक हैदर को दिया। आम बात नहीं है, आसान बात नहीं है। 1.5 लाख रुपया मुझे तनख्वाह मिल रही, 50 से 60 हजार रुपया मुझे डीजल का मिल रहा, उसके अलावा टेलीफोन बिल मुझे मिल रहा था, बिजली का बिल मुझे मिल रहा था, 2 लाख रुपए माहवार। मैंने 1 मिनट भी
बगैर सोचे इस्तीफा फारूक हैदर को दिया। फिर पूछा आपका प्रॉब्लम क्या है, मैंने कहा मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं 40 साल यहाँ लोगों की खिदमत की, मैंने लोगों के काम किए हैं, और आज 5 साल 4 पिछले भी जो है उसमें खड़ा होकर कोई आदमी 85 से लेकर आज 2021 है, एक 4 आने के पैसे साबित कर दे, सब लोगों की जुतियों और मेरा गला होगा पूरे बाजार में। इसलिए ये बात नहीं है, हमने लोगों की